दोस्तों आज हम बात करेंगे आदिकाल की। आखिर आदिकाल का साहित्य हम किस तरह पढ़ें। आखिर आदिकाल में शुद्ध साहित्य क्या है, नाथ साहित्य क्या है, जैन साहित्य क्या है, रासो साहित्य क्या है। इन सब की चर्चा करेंगे। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इसका फायदा आपको होगा। तो दोस्तों जब भी हम आदिकाल की बात करते हैं, इनका सामान्य समय जो है 7वीं से 13वीं सदी तक माना जाता है। और आदिकाल की शुरुआत जो है हर्ष की सत्ता के पतन के बाद से होता है। और खास करके आदिकालीन साहित्य को हम 3 वर्गों में बांट कर देखते हैं, जो खास करके धर्म संबंधी साहित्य, रासो साहित्य और फुटकर साहित्य। तो सबसे पहले हम आज चर्चा करेंगे कि धर्म संबंधी साहित्य। आदिकाल में हम लोग पहला पढ़ते हैं धर्म संबंधी साहित्य। धर्म संबंधी साहित्य में पहला ही पढ़ते हैं सिद्ध साहित्य। आखिर सिद्ध कौन थे, जैसा स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। दोस्तों जब हम सिद्ध की बात करते हैं, 7वीं 8वीं सदी में जिस सिद्ध साहित्य का विकास हुआ, आखिर वो सिद्ध कौन थे। तो आज से 2500 साल पहले जाएंगे तो भारत में बौद्ध धर्म का उदय हुआ था, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। भारत में बौद्ध धर्म का उदय हुआ था। और ये बौद्ध धर्म जो है प्रथम सदी तक आते आते हीनयान और महायान में बदल जाता है। और जो महायानी है वो पूजा प्रथा को अपनाता है, तंत्र मंत्र की साधना को अपनाता है, मूर्ति पूजा को स्वीकार कर लेता है। यही हीनयानी आगे चलकर ब्रजयान में बदलता है और ब्रजयान में पंच मकार की अवधारणा आ जाती है। तो जब हम सिद्ध की बात करते हैं तो ये सिद्ध जो है, जो बौद्ध है, ये देख रहे हैं बौद्ध परंपरा का हिंदू धर्म से चुक प्रभावित। यानी अगर आपको एक लाइन में पूछे कि सिद्ध साहित्य क्या है, तो याद रखिएगा बौद्ध परंपरा का, ये जो बौद्ध है ना, इसी परंपरा का हिंदू धर्म से प्रभावित आंदोलन था। बौद्ध परंपरा का हिंदू धर्म, हमने सामने इसीलिए हिंदू टेक्स्ट भी लाया है कि बौद्ध परंपरा का हिंदू धर्म से प्रभावित आंदोलन था। चूंकि हिंदू धर्म में भी तंत्र मंत्र था, तो तंत्र मंत्र की साधना, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, तंत्र मंत्र के साधना और तांत्रिक योग की प्रक्रियाओं को अपनाने के कारण ही वह सिद्ध कहलाए और पंच मकार में विश्वास करने लगे, मत्स्य मांस मदिरा मुद्रा और मैथुन। तो ये एक तो बौद्ध परंपरा जो हिंदू धर्म से प्रभावित होकर जो आंदोलन क्रिएट हुआ आदिकाल में, उसी ही सिद्ध साहित्य कहते हैं। सिंपल आप समझ सकते हो कि सिद्ध साहित्य क्या है। तो बौद्ध परंपरा का जो बौद्ध धर्म दिखाई पड़ रहा है, हिंदू धर्म से प्रभावित आंदोलन था और तांत्रिक क्रियाओं में आस्था और तंत्र मंत्र के द्वारा सिद्धि चाहने के कारण ही इसे सिद्ध साहित्य कहा गया। इसी तरह आदि काल में दूसरा हम लोग नाथ साहित्य पढ़ते हैं, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। तो आखिर नाथ कौन थे, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों कहा जाता है कि जब बौद्ध तंत्र मंत्र की साधना करने लगे, तो उसी में से कुछ सिद्ध जो थे पंचमकार की अवधारणाओं को छोड़ करके संयम सदाचार पर बल देने लगे। और इसी संयम सदाचार के कारण जो है कम से कम जो 5 सिद्ध थे, जिसका कोडिंग है मजा नाचगो। तो जो मजा नाचगो यानी मो मतलब मच्छंदर, मच्छंदर नाथ, जालंधर नाथ, माजा ना मतलब नागार्जुन नाथ, च चरपट नाथ और गौ मतलब गोरखनाथ। तो जो सिद्ध थे, सिद्ध सिद्ध में से 5 जो थे, जिसका कोड हमने बताया था मजा नाचगो।
तो ये 5 सिद्ध थे। मो मतलब मच्छंदर नाथ, मच्छंदर नाथ, जा मतलब जलंधर नाथ, जलंधर नाथ, मजा ना मतलब नागार्जुन, नागार्जुन नाथ, चौ मतलब चरपट नाथ, और गा मतलब गोरखनाथ। जब ये सारे जो सिद्ध ही थे, जिनको सिद्ध संप्रदाय के जो सिद्धांत थे, पंचमकार की अवधारणा थी, भोग विलास की भावना थी, वह पसंद नहीं आते हैं, तो वही नाथ संप्रदाय में आ जाते हैं। यानी सिद्धों का ही अगला चरण नाथ संप्रदाय है। अब सवाल आता है कि नाथ संप्रदाय है क्या दोस्तों? नाथ का अर्थ होता है मुक्ति। जो मुक्ति प्रदान करे वही नाथ है। नाथ संप्रदाय में आदिनाथ शिव को माना जाता है। इसीलिए गोरखनाथ का नाम आप सुने होंगे। योगी आदित्यनाथ जी जो यूपी के सीएम है, वो भी नाथ संप्रदाय से है। तो नाथ संप्रदाय वाले याद रखना, आदिनाथ शिव को मानते हैं, और नाथ संप्रदाय में संयम सदाचार पर ज्यादा बल दिया जाता है। और सबसे ज्यादा जो बल नाथ संप्रदाय में दिया गया है, उसे याद रखना, हठ योग। अब नाथ संप्रदाय में हठ योग की चर्चा है। आखिर हठ योग क्या होता है? तो याद रखिएगा कि नाथ संप्रदाय में प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। यहाँ ह मतलब होता है सूर्य, और ठा मतलब होता है चंद्रमा। यानी कि सूर्य और चंद्रमा को मिला देना ही हठ योग है। सूर्य और चंद्रमा को मिला देना, जैसे कि देखो हठ योग की क्रियाएं कैसे होती है, देख रहे हैं? पूरा योग मुद्रा में इनका पेट शरीर देखिए किस तरह से अंदर चला गया है। तो हठ योग की प्रक्रिया इसी तरह होता है कि सूर्य और चंद्रमा को मिला देना ही हठ योग है। अर्थात इंद्रियों के मूल प्रवृत्ति को पलट देना ही हठ योग है। और नाथ साहित्य में ही हठ योग में कुंडलिनी जागरण की बात की गई है। यद्यपि हिंदू धर्म में भी कुंडलिनी जागरण की बात की गई है, और नाथ संप्रदाय में भी कुंडलिनी जागरण, षड चक्र भेदन की बात कही गई है। नाथ साहित्य में ये कहा गया है कि जब यौगिक क्रियाएं करेंगे, क्योंकि ये पतंजलि के योग दर्शन से प्रभावित है, तो इन्होंने कहा कि जब आप यौगिक क्रियाएं करेंगे ना, तब इरा और पिंगला नाड़ी के बीच जो सुषुम्ना नाड़ी है वो जागृत होगी। यहाँ पर आत्म संयम सदाचार और इंद्रिय निग्रह की बात की गई है। और कुंडलिनी जागरण में जो 7 चक्र होता है, उसी सातों चक्र को जागृत करने की बात की गई। अब 7 चक्र क्या होता है याद रखिएगा, ये भी पूछता है। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र जो नाभि के नीचे होता है, अनाहत चक्र जो प्रेम सुरक्षा का भाव होता है, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, और सहस्त्र चक्र। ये जो है कुल जो कुंडलिनी जागृत होता है यहां से, और इरा सुषुम्ना और पिंगला नाड़ी, यहीं से जो धीरे धीरे जागृत होकर के कुंडलिनी जागृत, जब आप सहस्त्र चक्र में पहुंच जाएंगे, तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सबको जान जाएंगे, और आपकी आत्मा ब्रह्म में लीन हो जाएगी। तो नाथ साहित्य में इसी कुंडलिनी जागरण की बातें हैं। तो आप याद रखिएगा। इसी तरह से दोस्तों, हम लोग जैन साहित्य में, धर्म संबंधी साहित्य में सिद्ध और नाथ के बाद हम जैन साहित्य पढ़ते हैं। आखिर जैन साहित्य क्या है? जिस समय आदिकाल में सिद्धनाथ साहित्य का विकास हो रहा था, उसी समय पश्चिम भारत में, पूर्वी भारत में सिद्ध साहित्य डेवलप हो रहा था। उत्तर पश्चिम भारत में नाथ साहित्य डेवलप हो रहा था, और उसी समय पश्चिम भारत में जैन साहित्य डेवलप हो रहा था। आखिर जैन साहित्य है क्या, जैसा स्क्रीन पर दे रहे हैं? तो जैन साहित्य का विकास भी जो बौद्ध धर्म के समकालीन महावीर हुए हैं,
उसी महावीर से आगे बढ़ते हुए 7वीं 8वीं सदी में उसी जैन धर्म के मूल स्वरूप को लेते हुए जैन साहित्य का विकास हुआ है। यहाँ रामायण का भी जैनीकरण हुआ है और जैन साहित्य की बड़ी भारी भारी विशेषता है कि इसमें चरित्रों की प्रधानता है, खास करके पुरुष चरित्रों की। खास करके इसी के माध्यम से पहुम चरियु और रेठनेमी चरियु जैसे अपभ्रंश काव्य लिखे गए हैं जो राम और कृष्ण पर आधारित है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि जैन साहित्य का विकास पश्चिमी भारत में, खास करके जो सामंत वर्ग थे, जो राजा वर्ग थे, जो व्यापारी वर्ग थे, खास करके व्यापारियों ने जैन धर्म के विकास में, जैन साहित्य के विकास में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो कहने का मतलब यह है कि आदि काल में धर्म संबंधी 3 साहित्य चल रहे थे, सिद्ध, नाथ और जैन। यद्यपि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने धर्म संबंधी साहित्य के अंतर्गत उन्होंने सूफी साहित्य को भी रखा है। उनका मानना था कि आदिकाल के दौर में ही मुसलमानों के साथ सूफी भी आए थे और वो सूफी बस गए थे। तो सिद्धों और सूफियों के बीच तंत्र मंत्र की साधना को लेकर भी एक अखाड़ा बना हुआ था, उसकी भी चर्चा शुक्ल जी करते हैं। आगे देखोगे तो अभी हमने धर्म संबंधी साहित्य की बात कर रहे थे, उसी में हमने कहा कि शुक्ल जी ने सूफी साहित्य की बात की, क्योंकि यहाँ पर अपने धर्मों के प्रचार प्रसार करने के लिए, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सूफिज्म बुल्ले शाह है, सूफी धर्म का डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो अब देखेंगे कि शुक्ल जी ये बात लिखते भी है कि खास करके राजस्थान के एरिया में, उन राजस्थान के एरिया में मुसलमानों के साथ सूफी भी आ गए थे। जिस तरह से सिद्धों में तंत्र मंत्र की साधना थी, उसी तरह सूफियों में भी तंत्र मंत्र की साधना थी। तो सिद्ध और सूफियों के बीच जो है प्रायः टकराव होते रहता था। यही कारण है कि सूफी मुसलमान थे और यही कारण है कि बाद में बख्तियार खिलजी ने जो सिद्धों का मूल केंद्र था नालंदा विश्वविद्यालय, उसको ध्वस्त कर दिया। बहुत सारे साहित्यकार ये भी मानते हैं कि इसमें जो है सूफियों और सिद्धों का टकराव मूल कारण के रूप में था। इसको ध्यान रखिएगा। अगर हम आगे बढ़े तो धर्म संबंधी साहित्य के अतिरिक्त हम आदिकाल में रासो साहित्य पढ़ते हैं। आखिर रासो साहित्य क्या था? कहता है कि चारण कवियों द्वारा लिखित साहित्य को ही रासो साहित्य कहते हैं। यद्यपि रासो साहित्य को हम 3 वर्गों में बांट कर देखते हैं: उपदेश परक रासो काव्य, श्रृंगार परक रासो काव्य और वीर गाथात्मक रासो काव्य। आखिर रासो काव्य का विकास क्यों हुआ? तो आप जानते हैं कि 7वीं 8वीं सदी के बाद भारत की जो राजनीतिक स्थिति है, पीछे का वीडियो आप देख सकते हैं, राजनीतिक स्थिति है कि सामंत आपस में ही लड़ रहे थे। 11वीं 12वीं सदी में आप पृथ्वीराज चौहान और जयचंद की कहानी सुने होंगे कि जो पृथ्वीराज चौहान थे, जैसा स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान थे और गहरवाल वंश के शासक जयचंद्र थे। और इसी जयचंद की बेटी थी संयोगिता। इसी जयचंद की बेटी थी संयोगिता और इसी संयोगिता को पृथ्वीराज ने अपहरण कर लिया। जब संयोगिता को पृथ्वीराज ने अपहरण कर लिया तो ये जयचंद बदला लेने के लिए मोहम्मद गोरी का साथ देता है। जयचंद, इसीलिए भारतीय इतिहास में जयचंद को गद्दार भी कहा जाता है कि जयचंद बदला लेने के लिए मोहम्मद गौरी का क्या करता है, सहायता करता है और मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण करता है और उत्तर भारत को जीतता है, पृथ्वीराज चौहान को हरा करके
जो है गुलाम वंश की स्थापना करता है। तो एक बहुत बड़ी घटना है। तो एक तरफ राष्ट्र, और इन्हीं सामंतों के दरबार में जो कवि रहते थे, इन्हीं की प्रशंसा के लिए जो गान लिखते थे, जो कविताएं लिखते थे, जो काव्य लिखते थे, उसी को रासो काव्य कहा गया। तो इनको याद रखिएगा। तो एक बार फिर से अगर आप समझो कि आदिकाल का मूल प्रवृत्ति क्या है, इसमें पहले हम धर्म संबंधी साहित्य पढ़ते हैं, जिसमें सिद्धनाथ और जैन को पढ़ा, और दूसरा रासो साहित्य पढ़ते हैं, और तीसरा सेक्शन में फुटकर काव्य पढ़ते हैं, जिसमें अमीर खुसरो और विद्यापति को पढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही। पूरे भारत का यह पहला कोचिंग सेंटर है जो रिजल्ट की स्टॉम्प पेपर पर लिखित गारंटी देती है। तो हमारा फिर से हिंदी साहित्य का नया बैच शुरू होने वाला है। अगर आप भी डीएसएसबी, नवोदय, केबीएस या फिर अदर चीज की तैयारी करते हो जिसका संबंध हिंदी साहित्य से है, नेट से है, तो आप जरूर फ्री 10 क्लास लेकर देखो। पूरे भारत का, फिर से मैं कह रहा हूं, ये पहला कोचिंग सेंटर है जो 8 से 10 फ्री क्लास देती है। पसंद आए तो लो, नहीं पसंद आए तो छोड़ दो। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया है। धन्यवाद। जय हिंद।